नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी प्रैक्टिस सीट एडुटेरिया ने आपका लॉन्च कर दिया है। ये है आपका वॉल्यूम 3। तो हम लोग इसको करते हैं और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग 1 लेंगे, ठीक है। 1 नंबर प्रैक्टिस सेट के बाद आपका 2। कोशिश रहेगा कि एक दिन में 2-2 सेट दे दूँ। इसमें कुल 12 सेट में से 2 सेट जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का है, तो 10 सेट हैं, उसको हम लोग जल्दी से कवर करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है? यशवंत सिन्हा को हराया था। कितने मतों से? तो 2,00,000 आपका 96,626 मतों से पराजित किया था। और जो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये प्रथम व्यक्ति हैं जो आपका आदिवासी समुदाय से रखते हुए राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई हैं और भारत की दूसरी महिला हैं ये। आगे देखिए है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 53 जो है ये कहता है आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। फिर आपका है 54 जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव है और 55 में इसका तरीका दिया हुआ है, चुनाव का तरीका। और 61 में महाभियोग है और 72 में आपका राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। तो इसमें आपका मिलाएंगे ऑप्शन तो आपका हो जाएगा BACDE, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अनुच्छेद 63 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद के पदेन सभापति होते हैं। ये अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, माने उपराष्ट्रपति पद का सृजन का बात किया गया है। अनुच्छेद जो 64 है उसमें बात किया गया है कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्य की परिषद जो है उसके राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष सभापति होंगे, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 64 होना चाहिए था। नेक्स्ट आपका 65 में है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। सही बात है, जब राष्ट्रपति का, ये सही है आपका स्टेटमेंट। तो ये इसमें आपका उपराष्ट्रपति जो है जब तब कार्यभार संभाल सकते हैं जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। आगे है अनुच्छेद 66 कह रहा है कि इसमें है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया चुनाव, इसमें सही है। फिर अनुच्छेद 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जितने भी मामले हैं, विवाद हैं, वो सब आपका अनुच्छेद 71 में आएगा। ये भी सही है। तो 2 आपका सही होगा, 2, 3, 4 ऑप्शन ले लेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसमें रजत पदक मिला है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। उनमें शामिल नहीं है कौन सा? तो कारी किल्ली है ही, पिल्ली करलई यही है, आपका सांक सागर भी है, पाला आपका, ये सभी हैं। तो इनमें से कोई नहीं हम लोग ले लेंगे, ऑप्शन ई ले लेते हैं। और भारत में अभी कुल रामसर साइटों की संख्या 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो आपका यूक्रेन के, आप लोग ध्यान में होगा, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं आपका। अगला है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ये है इंदरमित गिल को निर्वाचित किया गया है। ये जो है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले देखेंगे तो कौशिक बसु थे, जो आपका विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में आपका उनका नियुक्ति की गई थी। तो ये आपका द्वितीय भारतीय हो जाएंगे। अगला है कि किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला जो है उसको आप प्रमाणित किया गया हर घर जल के। तो ये ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगी। इसके अंतर्गत जो है जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन जो है ये कब आया था? तो 2019 में। आगे देखिए है कि सुर्खियों में रही बंटिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बंटिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट, इसमें आपका ऑर्डर जो पास किया है वो है आपका स्थानीय निकायों में आरक्षण, जिसमें आपका
पिछड़ा वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उससे आरक्षण से संबंधित है ये। तो स्थानीय निकाय जो चुनाव है उसमें आरक्षण की बात की गई है इसमें। तो बनकटिया आयोग का संबंध हो जाएगा आपका स्थानीय निकायों में आरक्षण से। नेक्स्ट है आपका कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ है? तो इसमें है भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। ये जो है 2021 में हुआ था। तो ये चारों आपका ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट अगला कर है कि किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पोपिलोमा वायरस वैक्सीन अर्थात QHPV का उत्पादन किया जाएगा? तो ये है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करेंगे भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में लॉन्च किया गया है, ये है आपका हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो कह रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष के बाद चीन की आबादी से भी आगे निकल जाएगा? तो ज़्यादा दूर नहीं है, 2023 में लगाया गया अनुमान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 48वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ जर्मनी में हुआ, सही है। 17वां G20 ये भी बाली में हुआ है। आसियान आपका कंबोडिया में हुआ 2022, ये भी सही है। WTO का मंत्री ये जो सम्मेलन हुआ मंत्री स्तरीय जिनेवा, सभी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन ले लेते हैं, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? ये है आपका वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ SCO का मतलब समझ लीजिए। SCO हो गया आपका फुल फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संघाई सहयोग संगठन हो गया। नेक्स्ट है आपका जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? तो इजराइल और USA के बीच हुआ है जेरूसलम डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि इजराइल और फिलिस्तीन संबंधी जिक्र किया गया है ये जेरूसलम डिक्लेरेशन में। नेक्स्ट आपका है विलम्बडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? विलम्बडन 2022 का बात कर रहा है। तो विलम्बडन जो है वो जीता है एलेना, आपका महिला में जीता है कौन? एलेना रैबकिना ने, और ये पुरुष का नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ये तो आपका हाईलाइट है, ये याद रखना होगा हम लोगों को। विलम्बडन 2022 एलेना रैबकिना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि यहाँ एक चीज़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर लाल पांडा पाया जाता है सिंगलीला में। नेक्स्ट है आपका कि विश्व जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा आपका बॉन में, ठीक है। जर्मनी के बॉन शहर आपका जर्मनी में है, ये जर्मनी में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कर रहा है कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है। तो PT उषा को रखा गया है, खेल से संबंधित है, आपका एथलीट हैं। फिर आपका ये भी B विजेंद्र प्रसादन, ये भी हैं आपका जो फिल्म से संबंधित हैं। वीरेंद्र हेगड़े जो हैं ये भी आध्यात्मिक नेता, ये भी हैं आपका राज्यसभा के लिए मनोनीत। और इलैया राजा जो है ये संगीत डायरेक्टर हैं आपका, तो ये भी रहे हैं। तो इसमें सभी हैं, तो इनमें से कोई नहीं ले लेते हैं, सब शामिल ही हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए रैंकिंग सूचना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है। और बात किया जाए अगर इसके और अलावे दूसरे और तीसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। और सबसे अगर पीछे से बात किया जाए तो वो है आपका गोवा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए कर रहा है कि किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो ये है रूस, ठीक है। अब देखिए रूस जो है 2024 में अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ेगा अपना खुद का।
अब है कि भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो ये जो है भारत मेजबानी करेगा 2025 में, महिला क्रिकेट विश्व कप का 2025 में होगा। ठीक है, और इससे जुड़े और भी देख लेते हैं, जैसे आईसीसीआई महिला T20 विश्व कप जो आपका 2024 में प्रस्तावित है, ये आपका बांग्लादेश में होगी। फिर आपका इसमें जो महिला क्रिकेट हमने देखा 2025 का जो आगे होने वाला है, ये आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, और जो आगे है 2026 में आईसीसी T20 होगी, 24 के बाद 26 आया, तो ये आपका है इंग्लैंड में। और अगला जो है वो 2027 में फिर T20 चैंपियंस जो होगी वो आपका श्रीलंका में है। ठीक, आगे देखते हैं हम उसी तरह से। तो कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू किया है? ये है आपका गुजरात का। गुजरात पुलिस ने EFIR प्रणाली की शुरुआत की है, जो नागरिकों को पुलिस थाने गए बिना ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम बनाती है, और प्राथमिकी दर्ज करने के 48 घंटे के भीतर पुलिस सीधे शिकायतकर्ता से संपर्क करेगी। इसमें ये प्रावधान बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से कह रहा है कि आपका सेवा मुक्त किया गया है? तो ये हाल फिलहाल का है, तो INS सिंधु ध्वज हो जाएगा। जो INS सिंधु ध्वज है इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिक्स, इसका जो कह रहा है कि डेनियल ऑफ सेफ हेवन, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक्स आपका वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? डेनियल ऑफ सेफ हेवन, ये आपका ब्रिक्स का एक शाखा है। नेक्स्ट है आपका संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमका दिवस 2022 समारोह आयोजित की है? ये सारनाथ में हुआ है। सारनाथ पड़ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे ये कर रहा है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? जारी किया है संयुक्त राष्ट्र ने। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र का। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? ये है नीति आयोग। अगला देखिए फ्यूज का सिद्धांत, जो बिजली का फ्यूज है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो ये विद्युत के उष्मीय प्रभाव पे, I²RT फार्मूला जो होता है उस पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कर रहा है कि कौन से सही सुमेलित है? तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जनरेटर कर रहा है विद्युत से यांत्रिक, जनरेटर जो है वो यांत्रिक से विद्युत बनाता है, ये गलत दिया हुआ है। दूसरा देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर जो है, मोटर वो क्या करता है? विद्युत देते हैं तो वो यांत्रिक में बनाता है, तो विद्युत से यांत्रिक होना चाहिए था, इसका इसमें होना चाहिए था। डीजल इंजन, डीजल का रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके कारण वो पिस्टन को चलाता है, तो रासायनिक से यांत्रिक होता है। और सोलर सेल जो है ये प्रकाश से विद्युत, सबका उल्टा मैच कर दिया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, चारों का चारों रॉन्ग है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो गोलीय दर्पण मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब पानी में इसको द्रव्य में डुबाएंगे तो इसमें क्या होगा? आपका अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, फोकस दूरी पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो फोकस दूरी क्या है? निश्चित होता है उसका। जैसे किसी भी कांच का अगर काट के बनाएं तो वो क्या होगा? आपका गोलीय दर्पण जो होगी इसकी फोकस दूरी निश्चित होती है, तो इसलिए अपरिवर्तित रहेगी। अगला देखिए है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं प्रकाश तरंग का माध्यम बदलने पर वेग और तरंगदैर्घ्य, वेग और तरंगदैर्घ्य ये जो है बदल जाते हैं। चूंकि देखिए v क्या होता है? n लेमडा होता है। ठीक, हम लोग फार्मूला इसको जानते हैं। तो ये है क्या? तरंगदैर्घ्य है। तो अगर माध्यम बदलता है तो वेलोसिटी तो उसकी बदलती है, तो वेलोसिटी जब बदली तो ये किस पे? तरंगदैर्घ्य पे भी आपका डिपेंड करेगा। आगे देखिए करें किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो बराबर होता है -40 डिग्री, और जो दुगना का बात होगा तो ये हो जाएगा आपका 160 डिग्री पे। ठीक है, दुगना आपका हो जाएगा 160 डिग्री पे। फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, C-0/100 होता है, और फ़ारेनहाइट पे 0 के वैल्यू होता है 32,
तो F माइनस 32/100 का वैल्यू होता है 180। ठीक है, इस पे हल कर लीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। इसको करना है कि फॉरेन हाइट को क्या कर लेंगे हम लोग, दुगना कर लेंगे। ठीक है, फॉरेन हाइट को दुगना करके रख के यहाँ 2c करके हल करेंगे तो c का वैल्यू 160 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष उसको बोलते हैं जब प्रकाश जो है वो आपका एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इसमें एक प्रकाश वर्ष कह रहे हैं कि इसमें जो है एक वर्ष इसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा नहीं, एक वर्ष इसमें सूर्य का प्रकाश न्यूनतम अधिकतम नहीं, ये तय की गई दूरी होती है। तो एक माह में चली गई दूरी, एक माह में नहीं, एक वर्ष होना चाहिए था। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी इसमें से कोई नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन ले लेंगे। क्योंकि एक वर्ष में जितना प्रकाश की दूरी तय करती है वो होता है आपका एक प्रकाश वर्ष। तो एक, हालांकि एक सेकंड में कितना दूरी तय कर लेता है, तो 3 लाख किलोमीटर अप्रॉक्सली करता है। तो ये जो है एक प्रकाश वर्ष की अगर दूरी पूछे यूनिट में, तो हम लोग लिखते हैं 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ये आपका होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। क्लियर। अब देखिए कर है एक हॉर्स पावर में कितने जूल सेकेंड होते हैं। तो एक हॉर्स पावर जो है वो कितना होता है, 746 वाट हम लोग बोलते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, और उसी वाट को हम लोग बोलते हैं जूल सेकेंड, अर्थात कार्य करने की क्षमता को प्रति सेकेंड जो ऊर्जा लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो हमारा आंसर इसका ले लेना है 746। नेक्स्ट है आपका कि लोलक जो है वो घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। तो देखिए किसी भी चीज़ का गर्मी में क्या होता है कि वहाँ उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पहले यहाँ था तो इतना पे जल्दी जल्दी घूमता था, अब थोड़ा सा लंबाई बढ़ गया तो ये थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि अति चालक का लक्षण क्या है। तो अति चालक जो है वो होता है शून्य प्रागम्यता। इसका मुख्य लक्षण होता है शून्य प्रागम्यता, अर्थात वैसा चीज जब वो अपना चालकता जो है पूर्ण रूप से दिखाता है, इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अति चालक उस समय। तो वही होता है शून्य प्रागम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें देखेंगे इनपुट के रूप में कौन, मॉनिटर जो है वो आउटपुट है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन से हम लोग किसी भी चीज़ को कमांड देते हैं, टच करते हैं तो भाई कहते हैं इसको खोल दो तो खुल जाता है, तो अर्थात वो जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट का काम करेगा। प्रिंटर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आपका आउटपुट ही है। अगला है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, तो बैकुरल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का बैकुरल ने, जबकि यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये मैडम क्यूरी, तो ये देखिए रेडियो एलिमेंट्स का खोज की थी, आपका रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था बैकुरल ने। अगला देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन उसे बोलते हैं जो पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। तो इसमें देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन कर दें और वाष्प को फिर अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो फिर जल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ये जो है वो मेरा सही आंसर हो जाएगी। उसके अलावा देखते हैं मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना तो नहीं है, ये जलने के बाद हम मोमबत्ती को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूध से दही जमना, ये भी नहीं है, दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं। पानी में चीनी का घुलना, तो पानी में चीनी घुल जाएगा, उसको चाहेंगे तो फिर हम लोग चीनी को अलग और पानी को अलग किया जा सकता है, तो ये भी हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन मेरा मिल गया, इसलिए एक से अधिक ऑप्शन ई ले लेंगे। तो परीक्षा में इस चीज़ को ध्यान देना है कि एक ही ऑप्शन नहीं देखना है, पूरा ऑप्शन पढ़ना है, क्योंकि फंसाने वाला हम लोगों का बीपीएससी में ऑप्शन रहता है ई ऑप्शन, एक से अधिक भी हो सकता है। अगला है परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम नियमित तो होते हैं, ये किस सिद्धांत द्वारा दिया गया है, तो अफबाउ का सिद्धांत है। ठीक है, जो आपका 1s 2s 2p हम लोग देखते हैं, तो पहले एस पी डी एफ इस तरह से जो फील होता है वो क्या है, आपका अफबाउ का सिद्धांत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। मूल तत्व अर्थात देखेंगे तो रेत नहीं है, ये आपका तत्व नहीं, यौगिक के रूप में संगमरमर भी CaCO3 होता है, रेत SiO2 या 3 होती है। उसी तरह से हीरा देखेंगे तो ये कार्बन का है, अर्थात बोल सकते हैं कि ये तत्व है। शक्कर भी एक यौगिक है, तो आपका एक ही ऑप्शन सी आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए है कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है इस चारों में से।
तांबा, पारा, चांदी, सोना, तो तांबा इसमें सबसे मोर रिएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोप स्टोन अर्थात टॉल्क मुख्यतः बने होते हैं, ये मैग्नीशियम सिलिकेट का बना हुआ होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है, तांबे का मिश्र धातु का नहीं है। देखिए जिसमें तांबा नहीं मिक्स रहेगा, जैसे पीतल है तो इसमें होता है कॉपर और जिंक, कांसा जो है इसमें होता है कॉपर और टिन, ठीक है। उसी तरह जर्मन सिल्वर में भी आपका कॉपर पाया जाता है, रोल गोल्ड में भी कॉपर एल्युमिनियम होता है, गन मेटल में भी आपका देखेंगे तो इसमें कॉपर पाई जाती है, डेल्टा मेटल में भी आपका पाया जाता है, रोज मेटल में आपका नहीं पाया जाता है कॉपर, ठीक है। रोज मेटल जो है इसका हम लोग मिश्रण देखेंगे तो इसमें पाया जाता है बिस्मथ, ले आपका सीसा, फिर आपका टीन। इसी तरह से इसमें भी पाया जाता है, इसमें केवल अस्बेनेडियम भी पाया जाता है टाइप मेटल में। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन जो है इसमें हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर रहा है। तो लाल को नीला करने का मतलब लॉ से लॉ इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको कभी भूलने में दिक्कत नहीं होगा कि ये अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। तो जो लाल को नीला कर दे वो क्षार होता है, ठीक है। और जो लाल लाल जैसे ल से ल लास्ट में होता है तो अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है कि नीला को लाल बना देगा, ल से ल मिला दीजिएगा तो नीला को लाल कन्वर्ट करेगा वो अम्ल करेगा, और लाल को नीला करेगा वो आपका क्षार करेगा। तो क्षार का पीएच मान जो है वो क्या होता है 7 से अधिक होता है। तो बिलियन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक इसमें कोई भी नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा मेरा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट की जगह आपका हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन, और एक देखिए आपका दिया हुआ है, चूँकि हम लोग इस तरह से फार्मूला लिखते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, बहुत लिखने का तरीका है। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट लिख सकते हैं चूँकि एक है, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अलग करेंगे तो हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ए ऑप्शन ले सकते हैं। अगला देखिए है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन ये बहुलक है, ठीक है। तो इसमें जो है ये बताना है आपका कि कौन से कथन इसमें सही है, सही कथन बताना है। तो टेफ्लॉन आपका है बहुलक है, ये भी प्लास्टिक का, और डेक्रॉन है नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, ये सही बात है, नियोप्रीन आपका संश्लेषित है, ये भी बहुलक है। पॉलीथीन जो है ये पॉलीथीन का बहुलक है, ये भी सही है आपका। क्लोरोप्रीन एक प्राकृतिक रबड़ है, क्लोरोप्रीन ये गलत है, क्लोरोप्रीन नहीं होता है, ये आइसोप्रीन जो है वो आपका होता है प्राकृतिक रबड़, ठीक है। आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है। तो यहाँ पर हमारा एक ही गलत मिला, 1 2 3 ऑप्शन देखते हैं, ए आपका इसमें सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। तो मॉर्फिन जो है ये एक प्रकार का क्या है, तो अपरिपक्व फल है जिससे हीरोइन प्राप्त किया जाता है, चरस गांजा जो होती है उसी से ये मॉर्फिन होता है। तो मॉर्फिन क्या होता है कि उसके ऊपरी वाली जो फल लगता है, जो ये फल ऊपर बीज टाइप का होता है, इसी के ऊपर वाला जो ये रेशे होते हैं उसको उखाड़ उखाड़ के बनाई जाती है। तो ये मूल रूप से क्या हो जाएगा आपका मॉर्फिन फल से प्राप्त की जाती है। हमारे तंत्र में कह रहे हैं अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है वो कौन सा है। तो इसमें जो क्रेब्स चक्र है वो एटीपी अणु का एक रूल है जिसमें आपका साइकिल होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पादप कोशिकाओं का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या है। तो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न कौन करता है, तो एक ही चीज़ है, वो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, जो आपका पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये है मर्मिको
फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती है? तो वसा को तोड़कर आपका यकृत जो लीवर ये आपका काम करता है कोलेस्ट्रॉल बनाने का। नेक्स्ट है हथेली में, और यही कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में मोटापा या हार्ट की बीमारी बढ़ जाती है। आगे हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? तो हथेली में पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। अगला है कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टेकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है विटामिन ई का ही टेकोफेरॉल, वही पूछ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और भी चीज़ है उसको देख लेते हैं, जैसे बायोटीन है, बायोटीन हम लोग बोलते हैं बायोटीन B7। फिर कैल्सीफिरोल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और फिर आपका नेप्था क्विनोन जो है ये आपका नेप्थिलिन से निकाला जाता है, तो इसीलिए इसका नेप्था क्विनोन पड़ा था नाम। आगे देखिए है विडाल परीक्षण। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है या किससे संबंधित है बोल सकते हैं? तो ये जो है टाइफाइड के लिए टेस्ट किया जाता है विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण जो है इसमें नाम जो पड़ा है वो इसी के नाम पे पड़ा है। इसका एक फ्रांसीसी आपका साइंटिस्ट थे जिसका नाम था इसिडोर विडाल, इसी के नाम पे ये खोज किया था, तो नाम पड़ गया विडाल टेस्ट। अगला है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो ये है, इसको हम लोग सूखा किससे बोलते हैं? सूखा रोग जो हो गया। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका पौधे के जो है सूखे के, जो पौधे के सूखे की बीमारी है, पौधे सूखने लगते हैं, तो वो जो है एब्सिसिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उस पौधे जो है ज़्यादा संश्लेषित करने लगते हैं, जिसके कारण क्या है वो जल संरक्षित करने में मदद मिलता है और वो मुरझाने लगते हैं, गलने लगते हैं। अगला देखिए कर है कि सॉल्क जो है वो टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो सॉल्क आपका किसका खोजा था? वो पोलियो का। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था? तो ये था आपका सालाबाई की संधि, ठीक है। ये सालाबाई नहीं, सॉरी, संगोला की संधि थी। संगोला की संधि में जो है वह आपका बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच हुआ था, 1750 में ये हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ए है, इस्तमरारी व्यवस्था के प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की दर देखिए लगान की शर्त तय की गई थी। यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग ले लेंगे हम लोग। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा गया है, ये सही है, मार्टिन बर्ड को बोलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू किया था। देखिए जो इस्तमरारी व्यवस्था है वो लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही, और ये लागू हुआ था 1793 में। बिहार में देखिए, अब यहाँ पर बिहार बंगाल में ही लागू हुआ था आपका, तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आपका लागू होने के कारण ये रैयतवाड़ी अर्थात भू जो है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी बिहार में आपका, तो बिहार बोलेंगे कि सही है। तो हमारा 2 इसमें सही मिल गया, बी और डी, इसलिए हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं ई, ठीक है, एक से अधिक। अगला देखिए कि कमियोटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो कमियोटी प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले लोग को मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि को बदले में जीवन भर उसकी सेवा करनी पड़ती थी, इसी को बोला जाता था कमियोटी प्रथा। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा आपका? बिहार और उड़ीसा, ए ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह 1857 के विद्रोह से है, जो सैयद अहमद खान ने लिखा है। नेक्स्ट आपका है कि 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये गोविंद बल्लभ पंत ने आपका भारत का विभाजन का जो है इसमें गोविंद बल्लभ पंत, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना का निम्नलिखित में से किसने स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपका पंडित रामाबाई, पंडिता जो है पंडिता रामाबाई बोलेंगे, चूंकि यह जो है आपका
रामबाई आर्य महिला समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। बहुत बार क्वेश्चन आया है वो आपका मधुसूदन दत्ता ने किया है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसने, एक चीज और यहाँ क्वेश्चन कभी कभी का बहुत बार पूछा गया है कि ये जो है नील दर्पण जो है ये किसका रचना है। नील दर्पण किसका रचना है, तो दीनबंधु मित्र का। दीनबंधु मित्र बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपका किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। अब देखिए अगला है निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो संदेश बांधव समिति की गठन जो है वो 1905 में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका कि किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत का प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। तो ये बोलेंगे 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ है, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ये लाला लाजपत राय का ये कथन है कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ है, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंपनी की स्थापना किसने की थी। तो ये आपका 1866 ईस्वी में ये दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन में है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है आपका 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो ये ढाका में हुआ था, जो आपका बांग्लादेश में पड़ता है। ढाका इसमें कहीं नहीं है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ढाका। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये अवध किसान आपका 1920 में बाबा रामचंद्र ने किया था, 1920 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इसमें देखिए आपका तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी, आया था इंडिया 1928 में, हालांकि तो नियुक्ति का बात किया है, तो हम लोग का ये सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था, ये भी सही है। तृतीय गोलमेज 1930, 1931 और 1932, अर्थात तृतीय आ जाएगा 1932। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, सभी सही है, तो इसमें से कोई नहीं ले लेंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी सुमेलित ही हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो प्रकाशन है 1899 में अंग्रेजी में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में आपका युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कानपुर का नाना साहब का था, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, ये भी सही है। फतेहपुर आपका ये भी सही है, अजीमुल्ला का था। फैज़ाबाद वक्त खां, ये गलत दे दिया है, फैज़ाबाद का आपका अहमदुल्ला थे, ठीक है, अहमदुल्ला, ये गलत है, तो हम लोग ले लेंगे डी, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था। तो ये पौना किसान विद्रोह जो 1873 से 1876, पौना विद्रोह 1873 से 76 में आपका पौना विद्रोह से है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना पसंद करेंगे या होना चाहेंगे। देखिए आगे चलेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सही कथन केवल देखना है इसमें। तो सही आपका बिना समय को देखे हुए आ जाते हैं आंसर पे कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं का भारत संविधान सभा चुनी गई थी, 1946 में, ठीक है, प्रांतीय सभा द्वारा चुना गया था, ये सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कर है कि देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ 1927 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकील की अध्यक्षता किसने की थी। तो भुल्ला भाई देसाई ने किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ी
तो कह रहे हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें असहयोग आंदोलन में आपका पहला किए थे चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। चंपारण के बाद आपका चल गए थे सीधे अहमदाबाद, मिल हड़ताल हुआ। उसके बाद खेड़ा हुआ आपका, अहमदाबाद मिल खेड़ा, डी ऑप्शन आपका लग रहा है। आगे देख लेते हैं, खेड़ा के बाद आपका असहयोग आंदोलन, बिल्कुल सही है आपका डी। आगे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। तो इसमें आपका जो हम लोग बोल सकते हैं कि संयुक्त प्रांत अर्थात जिसको हम लोग हाल फिलहाल में बोलते हैं यूपी, वो है आपका संयुक्त प्रांत। इसमें बिहार भी आपका था, लेकिन संयुक्त प्रांत में ही आपका बिहार ले लेंगे तो हम लोग इसका सी ऑप्शन लेंगे। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में बिहार भी है। अगला देखिए है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे उस समय। आपका एडवर्ड गेट आपका एडवर्ड गेट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजबिलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने की प्रशिक्षण किसके द्वारा दी जाती थी। तो ये सरदार नित्यानंद जो थे ले गए, सबको भाग गए थे नेपाल के जंगल में, वहीं सबको ट्रेनिंग दिया करते थे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था। 1905 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो कह रहा है आपका कि पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो बारबोसा कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। सत्य देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि इस मकबरे में 1565 में हुमायूं की विधवा जो है हाजी बेगम ने शुरू करवाया था इस मकबरा का। पत्नी ये जो है पहली जो पत्नी है वो बनवाई थी मकबरा, वो था हुमायूं का मकबरा, 1565 में हुआ। फिर दोहले गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा है जिसमें कि 2 गुंबद है, और 4 बाग पत्ती के पहली बार प्रयोग भी इस मकबरा में हुआ है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ये सब स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बच गया भाई, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन ले लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। तो ये था असीरगढ़ जो आपका 1599 में किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे है किस शासक ने दिल्ली के सल्तनत में विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। 4 अध्यादेश किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसमें क्या था, जो 4 अध्यादेश जारी किया था, पहला इसमें था कि अमीर वर्ग के जो संपत्ति थे वो खालसा भूमि में वृद्धि कर दिया था। ठीक है, तो इसमें तो पहले आंसर ले लीजिए आप लोग, जलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जो है गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था और मद्य निषेध किया था। तीसरा में जो तीसरा निकाला था उसमें दारू प्रतिबंधित कर दिया था। और चौथा जो है वो अमीरों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। ठीक है, और उत्सव भी मनाना इसी में चौथे अध्यादेश में ही आपका बंद किया था। चारों आपका है। अगला है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का क्या कार्य था। दीवान ए रियासत जो है वो बाजार पर नियंत्रण करने के लिए यही अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। दीवान ए रियासत आपका बाजार पर नियंत्रण रखने वाली एक संस्था थी। अगला देखिए फुतुह अस सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसामी ने आपका ये ग्रंथ लिखा है, फुतुह अस सुल्तानी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सलातिन। ये अगला क्वेश्चन हो गया, वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो वकाटक वंश में आपका हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आइए, सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये मूलराज प्रथम ने किया है सोलंकी वंश। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलें, और इसका सोलंकी वंश का जो राजधानी था मूलराज प्रथम ने कहाँ बनाया था, ये अनहिलवाड़ा में, अनहिलवाड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो निर्ग्रंथ जो है वो पारस्वनाथ के जो ये अनुयायी हुए उसको निर्ग्रंथ कहा गया। मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कौन होता था। तो टकसाल से जोड़ देना है, वही सेम टू सेम हो जाएगा टकसाल। तो यहाँ टक मतलब लक्ष्य, किसी को पैसा पाना है तो लक्ष्य रहेगा, तो टकसाल आपका लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था।
नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल जो है, सबसे पश्चिम में जाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, कौन सा है आपका, बलूचिस्तान का क्षेत्र आता है और वहाँ पड़ जाता है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो अभिधम पिटक जो है वो आपका तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। तृतीय बौद्ध संघ का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करता था? किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के। ठीक है, ये कनिष्क के राजकवि था, कनिष्क के दरबार का बी ऑप्शन हो जाएगी आपका अश्वघोष। और इसकी जो पुस्तक है वो पॉपुलर पुस्तक है आपका, कौन कौन सा है? तो आपका है सारीपुत्र प्रकरण, फिर आपका सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है आपका बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित आपका अश्वघोष का बहुत बार पूछा गया होगा एग्जाम में। फिर आपका सारीपुत्र प्रकरण है और आपका सौदरानंद है। ये तीन जो है अश्वघोष की रचना है। अगला है उदयगिरी गुहा लेख में किस गुप्त शासक के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का है। अगला है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? क्वेश्चन देखिए थोड़ा लंबा है तो हम लोग थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन हो गए आपके, 1 घंटे के आसपास पहुंचने वाली है, वीडियो को छोटा बनाना होगा तो इसको हम लोग चलते हैं आंसर की ओर, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका धार्मिक कविताओं का कुरल जो है वो आपका किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। ठीक है, अब देखिए इसको साहित्य का बाइबल, जो तमिल साहित्य है, तमिल में लिखा गया है तो तमिल साहित्य का बाइबल बोला जाता है कुरल को। ठीक है, तमिल का बाइबल। अब देखिए कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कुमायूं में आपका काली के रहेगा आपका, तो कह रहा है कि इसमें काली नदी और तीस्ता नदी तक है। ठीक है, ये काली और तीस्ता के बीच में पड़ जाता है कुमायूं, तो ये आपका सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? तो लैगून झील आपका इसमें बुलर झील है, ये बुलर झील है आपका। फिर देखिए बुलर झील नहीं लेंगे तो आपका चिल्का झील है, पेरियार झील है। इसमें आपका एक से अधिक मिल रहा है, जो आपका लैगून झील बोल सकते हैं, तो एक से अधिक मिल रहा है, हम लोग ऑप्शन ई ले लेंगे। ठीक है, एक से अधिक है। आगे देखिए कर रहा है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन देखते हैं हम लोग, तो गलत इसमें आपका हो जाएगा, ये कह रहा है कि देखिए डी ऑप्शन है कि केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से प्रवाहित होती है, जबकि ये आपका तेलंगाना से और छत्तीसगढ़ से भी इसमें होता है, लेकिन ये आपका गलत है। ठीक है, ये छोड़ दिया है, केवल शब्द यूज़ किया है। आगे देखिए भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, अर्थात इसमें भी गलत चूज करना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर जो है काली मिट्टी, इस मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये गलत है। देखिए गलत नहीं, मैं सही है, चूँकि इसी को काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी या फिर हम लोग बोलते हैं कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें जो है कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी माना गया, इसीलिए इसका नाम कपासी पड़ गया, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये देखिए अगला स्टेटमेंट में कपासी मिट्टी दिया है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही हो गया। अगला देखिए यह दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है। दक्कन के पठार में काफ़ी इसका क्षेत्र बड़ा है, जिसमें आपका महाराष्ट्र के, गुजरात के, आंध्र प्रदेश के ये सब क्षेत्र आते हैं। तो ए, बी और सी, इसमें तो आपका 3 सही हो गए। अगले क्वेश्चन में करा है यह खट्टे फलों की खेती के लिए भी उपयुक्त है। सही बात है, चारों आपका सही, तो हम लोग बोलेंगे एक से इसमें आपका चूंकि नहीं कह रहा है तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित बांध एवं उससे संबंधित राज्यों को सम्मिलित करना है। तो सीधे हम लोग आंसर पे हिट करेंगे मिला के। तो देखिए चेरुथोनी बांध जो है वो आपका केरल का है। इंदिरा सागर जो है ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कृष्णराज सागर, ये देखिए कृष्णराज सागर रहेगा तो आपका कर्नाटक, याद रखिएगा। और मेतुर बांध जो है ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मिला लेंगे तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा 4, 1, 3, 2।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है कि तानीपाका तेल संशोधनशाला किस राज्य में स्थित है रिफाइनरी, यह पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में, तातीपाका। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंदरगाहों में से उनसे संबंधित राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे सही है ये आपका मार्मागोवा बंदरगाह, ये बंदरगाह गोवा का है, गोवा से गोवा याद रखिएगा, गोवा शब्द मिल जाएगा। एनोर बंदरगाह केरल, ये आपका गलत है, ये आपका चेन्नई के है, तो हमारा सी इसमें गलत हो गया। पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा, ये भी सही है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक अधिक है। तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में आपका, अगर राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र पूछे तो ये आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उनमें सही सुमेलित है। केवल सही सुमेलित देखते हैं तो यनम आंध्र प्रदेश में आपका पड़ जाता है, जो पुदुचेरी का क्षेत्र है। माहे केरल का तो बहुत बार पूछा है क्वेश्चन आपका, ये माहे द्वीप कहाँ है, केरल का। और कराईकाल जो है ये आपका तमिलनाडु का। तीनों आते रहता है ये, तो तीनों आपका सुमेलित है, 1, 2 और 3, डी ऑप्शन आपका हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो भूमध्य रेखा पर कुल कितने देश हैं आपका, 13 देश हैं, ठीक है। तो 13 देश इसमें देखेंगे तो हमारा आ जाएगा के से कोलंबिया और केनिया, ये 2 देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक से अधिक ऐसे ही मिल गया आपका, ये ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। कुल भूमध्य रेखा पर देश कितने अवस्थित है यहाँ पर, 13। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रायद्वीपों में उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें भी देखिए तो आइबेरियन प्रायद्वीप, बिस्के की खाड़ी, ये आपका सही है। फिर आपका कह रहा है कि बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर में है, ये भी सही है। कोला प्रायद्वीप ये भी श्वेत सागर में है, सब आपका सही है। केप यार्क प्रायद्वीप भी आपका कार्पेट्रिया खाड़ी में है, ये सब सही ले लेंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृति और उनसे उनकी अवस्थिति के सम्मिलित करना है। तो जलोढ़ पंख बनता है पर्वतीय गिरिपाद पे, भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। तो भी आकार की जो घाटी बनती है वो आपका कटाव ज़्यादा होता है, तीखा कटाव, ऊंचा से गिरता है और बनता है आपका पर्वतीय क्षेत्र में। डेल्टा का निर्माण कब होता है, तो ये आपका समुद्र तट पे होगा। और चाप झील एक बच गया आपका नदी के निरंतर फैलाव से होता है। तो ये देखिए आपका बन जाएगा 4, 1, 2, 3, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है। तो हम्बोल्ट आपका प्रशांत महासागर में चलता है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक का है, ये सही है। फ्लोरिडा आपका उत्तरी अटलांटिक का है, ये दक्षिणी अटलांटिक दे दिया है, यही आपका गलत है। आपका अलगुहास हिंद महासागर का है, तो ये भी सही है, एक ही गलत मिला, तो हमारा ऑप्शन जो है सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ देखेंगे तो भारत से पीछे अर्जेंटीना, भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील का ऑप्शन सी जो है ये आपका अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है कौन सा, तो इसमें देखिए पहला है एटना, सिल्ली में है, एटना आपका सिल्ली का। फिर देखिए विसुविस इटली में, आपका कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ये भी सही है। आपका रॉस द्वीप, ये भी आपका रॉस द्वीप का है। एरिबस, सब आपका सही है, रिलेटेड है आपका उससे। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि पी का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो 7 का स्क्वायर है, माइनस है 7 के पावर 1/2 और ये इंटू में है तो 7 के पावर 4 हो जाएगा। भागा में है तो ये क्या होगा, घटेगा, तो 2 में से -4 जाएगा, 7 के पावर -2। तो जब माइनस हटता है तो 1 हो जाता है और 7 7 49, अर्थात 1/49, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट है सोनाली और अनीशा की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 9 वर्ष पहले इनकी आयु जो है वो इसके आयु से 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या होगी।
तो इक्वेशन से बनाना होगा तो वैसे भी बन जाएगा, रेशियो मेथड से भी बनाना होगा तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि अब थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है, तो हम चाह रहे थे इसको जल्दी जल्दी ले लें। तो मैथ का इसका इक्वेशन ही दे देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इसका जो आयु है 12 साल का अंतर है, तो एक का एक्स मान लीजिए, एगो का एक्स प्लस 12 मान लीजिए। अब देखिए कर है कि 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले तो दोनों को 9 9 कम कर लेंगे, इतना माइनस इतना। अब दोनों का 9 वर्ष कम कर लिए तो कह रहा है कि इसके उम्र का कितना था, 4 गुना। अब हल कर लीजिएगा, 4x माइनस 36 और बराबर ये हो जाएगा x प्लस 3। तो इसको करेंगे तो 4 में से जाएगा 3x बराबर 39। तो ये आ गया x बराबर 13। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यही है। तो एक हो जाएगा 13 और एक का माने थे ये, तो 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक मानचित्र कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर है, तो दिखाया गया एक्स और वाई के बीच की दूरी कितना है, इतना। तो वास्तविक दूरी किलोमीटर में कितना होगा, तो बस क्या करना है, सिंपल भाई, ये तो गुना भागा वाला कहानी है, ये आपके लिए रहेगा, गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि 3 7 1 m 8 2 5 11 से विभाजित है, तो m का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो विषम है, विषम स्थान पर संख्याओं का अंतर और सम स्थान पर संख्याओं का जो अंतर होता है वो बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर जोड़िएगा तो 3 1 4, 4 8 12 और 12 5 17 हो रहा है नीचे, मतलब कि विषम स्थान वाला। सम स्थान वाला जोड़िएंगे तो 7 प्लस m, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। 7 और 2 9 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका बराबर पहुंच जाए, तो 9 8 17, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये कूट भाषा में लिखा हुआ है, तो पूछ रहा है आपका कि रैनसोम को क्या लिखेंगे। तो रैन आर की जगह यूज हुआ है कौन सा, एक, ठीक है। NSO, NSO देखेंगे तो यहाँ से तीसरे स्थान पे 5 3 3 है, तो 5 5 3 आप ले लीजिए इसको, 5 यहाँ सॉरी 9 5 3 यहाँ हो जाएगा 9 5 3, और 9 5 3 देख लीजिए किस में है, 9 5 3 इसमें है, 9 5 3 यही हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन आइए कर है कि एक व्यक्ति की वर्तमान लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की संख्या इतनी है, या प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रहा है, तो 2 दिन के बाद आरबीसी की संख्या क्या होगी, अर्थात 2 साल का पूछ रहा है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिंपल फार्मूला लगा के बना सकते हैं, ठीक है। हल कर लीजिएगा इसको, जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 105 पहला साल और दूसरा हो जाएगा स्क्वायर है 2 साल के लिए, तो 2 बार गुना, ठीक है। 105 गुने 100 हो जाएगा, ठीक। इसको हल कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि अजीत की आयु एक कार्य 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि विकास उसी कार्य को 3 दिन में करेगा। तो 4 और 3 दोनों मिलकर कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान हुआ तो उनके हिस्सा। तो देखिए यहाँ पर इफिशियंसी निकाल लेंगे तो 12, तो ये करेगा एक दिन में काम कितना, 3, और ये करेगा आपका 4। एक है अजीत और ये आपका है विकास, भी से लिख लेते हैं विकास। तो अजीत का इफिशियंसी है 3 काम करने का, इसका काम है 4 करने का। तो जो हिस्सा बटेगा भाई 3 और 4, ये किस पे बटेगा, 7, 7 पे बटेगा। तो 350 रुपया है, तो एक हिस्सा कितना पे पड़ा, तो 7 पचे 50 रुपये का हिस्सा पे पड़ा। तो इसका कितना हो जाएगा 150, और एक का हो जाएगा आपका 50 से गुना करेंगे तो 200। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अजीत का हिस्सा क्या है। तो अजीत का हिस्सा कितना आ जाएगा, इसके हिस्से में आ जाएगा अजीत का हिस्सा 25। अजीत का तो 3 इफिशियंसी है, तो 150 सीधे एकदम आंसर नज़र आ रहा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। तो कह रहा है कि निम्न आलेखों में बताना है शिक्षक, चिकित्सक और पुलिस के बीच संबंध, ठीक है। तो शिक्षक, चिकित्सक और पुलिस तीनों का कार्यशैली अलग अलग है, और तीनों जो है एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। भिन्न कहने का मतलब कार्यशैली के आधार पे। तो हमारा सी जो है वो आपका कोई भी कॉमन नहीं है, तीनों अलग अलग। अगला देखिए कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज की एक विशेष, अब देखिए इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो लेंदी नहीं है। 1/4 वर्ष में कर रहा है 41/40, तो कहने का मतलब कितना बढ़ रहा है, तो 1 अनुपात बढ़ रहा है, ठीक। कितना, तो 1/4 में।
तो हमसे पूछ रहा है उसका वार्षिक दर क्या होगा। तो सिंपल है, जब 1 बढ़ रहा है 4 तो कहने का मतलब 4 का 1 तो 1 10% हो जाएगा। ठीक है, ये सब शॉर्टकट लगा रहे हैं, बाकी जो व्याख्या समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी निकाल दे रहे हैं। अब देखिए अगला जो है कह रहा है कि एबीसी के एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देता है। तीनों एक साथ खोलते हैं तो सी की गति बी के दुगुना और बी की गति ए से दुगुना है, तो ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको सिंपल इफिशियंसी पे ले लीजिएगा या फिर घंटा मान लीजिएगा, और जो ऊपर हमने देखा उसके आधार पे बना लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो खुले वन का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 376 ये है आपका 376 376 याद रखेंगे धारा, तो 376 1.54 ये हो जाएगा आपका खुले वन। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों की कुल कार्बन स्टॉक होने की अनुमान कितना लगाई गई है, तो 7204 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश 2 ऑप्शन हो गया। उसके बाद तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, पहाड़ी क्षेत्र छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा। ठीक, अगला देखिए है कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 के उद्देश्य से किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है। तो ये लक्ष्य 2025 तक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 21-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग का हिस्सा कितना है। तो ये आपका 28.2, 26 नहीं आपका 28.2 है इसमें। नेक्स्ट है वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा फल और सब्जी में 1.4% है। इसमें देखेंगे तो ये जो है 2021-22 का है, और 2018 में जबकि ये जो है ये 21-22 में बढ़ा है, लेकिन ये 18 का जो पूछ रहा है इसमें आपका 1.4 ही है, 1.4 है 18 का। देखिए कर है 20-21 में बिहार राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है। तो 4 4 दूनी का 8 482। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 22-23 के बिहार राज्य के केंद्र सरकार के सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है। तो इसमें है 58,000 अप्रोक्सली 58,000। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार इस 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो तृतीय में आपका 61.2% ले लेंगे। नेक्स्ट कर रहा है कि आपका बिहार सरकार के राज्य द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। तो इसमें आपका कुल जो है बिहार सरकार 13 जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है कि निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है। बजट में किससे नहीं आ सकता है। तो इसमें आपका उधार लेने से इसमें जो है बजट में राजस्व प्राप्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये लौटाना है तो उधार लेना नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये विश्व आर्थिक मंच रिलीज करता है आपका समावेशी विकास सूचकांक। नेक्स्ट है आपका भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन जो है वो शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था। तो ये सबसे पहले 2010 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लातविया की राजधानी है। लातविया की राजधानी आपका रीगा है, रीगा ये ऑप्शन में ही है। उसके बाद देख लेंगे आपका ये जो दिया हुआ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मिन्स्क जो है ये आपका बेलारूस का है। फिर आपका विनियस, ये जो विनियस है ये आपका लिथुआनिया का है। और बुसो ये जो है आपका बुखारेस्ट, ये बुखारेस्ट हो जाता है आपका रोमानिया का। तो आगे देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस
अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। तो इसमें 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम ऑप्शन में आपका नहीं है, तो हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगला है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 117 में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित है? ठीक है, तो राज्य सूची आपका है पुलिस, पहला चीज पहले में आपका दिया हुआ है पुलिस। फिर आपका कानून व्यवस्था भी है, जेल भी है, दंड प्रक्रिया जो है ये आपका पूरे भारत पे है। तो ये आपका 1, 2 और 3 ही लेंगे। ठीक है, अगला है मूल अधिकारों के असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाले विधि को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो इसमें आपका अनुच्छेद 13 होगा, ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 13 में है आपका। ठीक है, आगे देखिए कर निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो इसमें आपका जो है अनुच्छेद 263 कहता है ये जो उपबंध है वो आपका किससे है? तो अंतरराज्यीय परिषद राष्ट्रपति जो है इसको अधिकृत किया गया है। तो अंतरराज्यीय परिषद राष्ट्रपति ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं, इसके लिए अधिकृत किया गया है राष्ट्रपति को। अगला है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है किस किस विधि से? देखिए आपका असमर्थता के आधार पर नहीं, आपका संविधान के उल्लंघन करेगा तो इस पे हटा सकते हैं बिल्कुल, दिवालिया होने के आधार पर नहीं, सिद्ध कदाचार के आधार पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा मुख्य रूप से देखेंगे तो इसमें जो मुख्य प्रावधान है वो आपका केवल 2 ही है, जब संविधान का उल्लंघन होगा तो हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकारिता ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है आपका देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण करता है? किसी से विवाह करना अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ा अर्थात संख्या देखेंगे तो इसमें आपका है, सबको पहले लिख लेते हैं, आपका लोक लेखा समिति में 22 है, प्राक्कलन समिति में आपका सबसे अधिक मिलेगा इसमें 30, और बाकी देखिए सरकारी उपक्रम समिति इसमें आपका 22 है, और याचिका समिति आपका इसमें लोकसभा के 25। तो यहाँ देखेंगे तो मुख्य रूप से इसमें किसमें अधिकांशता हो गया? आपका प्राक्कलन समिति में। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति हो जाएगा, और प्राक्कलन समिति हमेशा ऑप्शन में रहता है और अधिकांशता यही पूछता भी है ऑप्शन में। और अंतिम क्वेश्चन है ये कर भारत का जो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है वो किसके अंतर्गत है? तो ये संवैधानिक अधिकार है, 3 दूनी का 6, 326 अनुच्छेद में। ठीक है, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो इसी के साथ ये 150 क्वेश्चन जो है ये आपका समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,